दर्शकगण, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लिपियों, अक्षरों, भाषा और इन भाषाओं में अनेक ग्रंथों आदि की रचना कैसे हुई होगी? आशा करता हूँ आपने इसको समझने की कोशिश कभी ना कभी जरूर की होगी। तो चलिए एक बार फिर से इस वीडियो में अपने अंदर के दार्शनिक को जगाते हुए सर्वप्रथम शिक्षा के अतीत को खंगालने की कोशिश करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि हम आदिकाल की परिस्थितियों का पुनः अवलोकन कर रहे हैं। इस आदिकाल अर्थात बहुत ही पुराने समय में इंसानों को बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है। वे अपने चारों ओर के पेड़ पौधों, नदी, घास के मैदान, पहाड़, दूसरे अन्य जीव इत्यादि को देखते हैं और बस यह जानते हैं कि यह भी कोई चीज है, किसी का नाम वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पर यह चर्चा करना जरूरी है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है सांस लेना। सांस लेना ही इस बात का संकेत होता है कि किसी जीव में जान है। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया पीने खाने की होती है। आदि मानव भी आदिकाल में जब प्यास व भूख का अनुभव किए तो अलग अलग लोगों ने कई सारी खाद्य सामग्रियों को चखा होगा। अगर पसंद आया तो उस सामग्री को बार बार खाने लगे। उन्हें देखकर दूसरों ने भी वही चीज खाना चालू किया। कई स्थितियों में तो ऐसा हुआ होगा कि किसी ने जहरीले फल या अन्य खाद्य सामग्री को खाया, जिसके कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई, जिसे देख अन्य लोगों ने उस जहरीले फल या खाद्य सामग्री को खाने से परहेज किया। इस प्रकार माना जा सकता है कि उस काल में मनुष्य को इसी प्रकार के तथ्यों व सूचनाओं के आधार पर खाद्य के प्रति ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होने का संबंध शिक्षा से है। हम मनुष्यों के पूर्वज जो धरती के अलग अलग स्थान पर रह रहे थे, उनमें मानव सभ्यता के विकास में उनके दैनिक कार्यों में एक दूसरे के साथ मन के भाव को व्यक्त करने के लिए बोली का इस्तेमाल करना शुरू किए, जो उनके पर्यावरण में आसपास व अन्य मनुष्यों व पशु पक्षियों की आवाजें थीं। इस बात की पुष्टि आज के समाज में भी की जा सकती है। जैसे पूर्वजों ने जब खुद चोट या दर्द का अनुभव किए तो कोई आ की आवाज निकाली, और यही आ की आवाज आधुनिक समय में हम भी चोट या दर्द की स्थिति में करते हैं। ऐसे ही जानवरों व पक्षियों की आवाजों के प्रति आवाज का लगभग एक रूप उस समय भी धरती के अलग क्षेत्रों में एक समान सा था और आज भी लगभग वैसा ही है। जैसे बिल्ली की आवाज या बोली कहीं म्यू म्यू शायद ऑब्जर्व हुई थी और है भी, तो कहीं म्याऊ म्याऊ शायद ऑब्जर्व हुई थी और है भी। इसी प्रकार के अन्य जीवों की आवाज। यहाँ यह बात ध्यान देना जरूरी है कि धरती के विभिन्न क्षेत्रों पर पर्यावरणीय दशाओं में बहुत कुछ अंतर होता है, जिसका सीधा प्रभाव वहाँ के जीवों पर पड़ता है, जिसके कारण एक जगह से दूसरे जगह के जीवों में बोली व अन्य चीजों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार के चेंजेस के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अतिरिक्त कई अन्य कारण भी होते हैं। बहुत समय बीतने के बाद आदिमानव की कई पीढ़ियां आती व जाती रही और इस दौरान उनमें भाषा की जरूरत व्यक्त होने लगी थी तथा वे आपस में सुनी सुनाई अपने आसपास की बोलियों का इस्तेमाल व बोली से जुड़े व्यक्ति, जानवर, पक्षी का नामकरण भी अपनी समझ की सुविधा के लिए करने लगे। एक समान जानवर व पक्षी सभी के लिए एक नाम, जैसे बिल्ली, कौवा आदि, तथा मनुष्य के लिए पहचान की सुविधा अनुसार अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नाम जो उनके रूप, रंग इत्यादि पर आधारित रहे थे, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। क्योंकि आज भी किसी व्यक्ति से मिले तो उनका नाम अगर हम भूल जाएं तो उनके रूप, रंग व पहनावे के अनुसार उस व्यक्ति की पहचान बताते हैं। धरती पर मनुष्यों का यह भाषा सीखने की प्रक्रिया विकासरत तरीके से काफी लंबे समय तक चलती रही। आशा कर सकते हैं कि शुरुआती दौर में मनुष्यों के लिखने का साधन लकड़ी, पत्थर आदि रहा था, जिसको उन्होंने धरती के समतल व घास रहित चिकने भाग पर लिखने के लिए इस्तेमाल किए। इसके पीछे की एक दिलचस्प वजह यह हो सकती है कि उन्हें धरती पर कई तरह के निशान दिखे। ये निशान जानवरों के पैरों के रहे थे, जो हमारे पूर्वज जानवरों का आसपास में मौजूदगी की जानकारी के लिए निगरानी किया करते थे। अथवा ये निशान मनुष्य के खुद के पांव के थे, जो गीली मिट्टी पर चलने से छप गए थे। इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे निशान। शायद ये निशान ही भाषा की नींव रखने वाले तथा शिक्षा के दायरे को अनंत प्रसारित करने वाले तत्व थे। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर बसने वाले अलग अलग स्थानों के उस समय के मनुष्यों ने इन चिन्हों को काफी गहनता से ऑब्जर्व किए होंगे।
कि किसी चीज को दूसरे रूप में भी ढाला जा सकता है, अर्थात उसका नकल भी बनाया जा सकता है। फिर क्या था, लोग जानवरों के पैरों के निशान, जीवों का हुबहू चित्रकारी, एक दूसरे व्यक्ति के चेहरे का चित्र इत्यादि जमीन व दूसरे चीजों पर लकड़ी, पत्थर इत्यादि से बनाना व इसे देखकर आनंद लेना शुरू कर दिए। हम आज के विज्ञान काल के मनुष्य ऑब्जर्वेशन के महत्व को भलीभांत समझते हैं कि यह किसी रिसर्च का बुनियाद होता है। उस काल के जिज्ञासु व्यक्तियों ने अब पॉसिबल से लगने वाले इस बात पर शोध करना चालू किए कि किसी तरह आवाज व बोली का भी नकल बनाया जाए, अर्थात उसे संकेत के रूप में व्यक्त कर दिया जाए। साथ ही साथ किसी चीज की मात्रा अर्थात संख्या को व्यक्त करने का साधन बनाया जाए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग भूभाग के उस समय के जानकारों ने ध्वनियों के आधार पर अक्षरों की रचना की तथा गणना के लिए अंगुली की संख्या के आधार पर अंकों की रचना की। अंगुली को अंकों की रचना का आधार बनाना शायद इस प्रकार से सोचा जा सकता है कि अधिकतर लिपि जैसे रोमन, इंग्लिश, अरबी, देवनागरी इत्यादि में पहला अंक में बहुत समानता व एक सीधी अंगुली के जैसी रचना को व्यक्त करते हैं, और आज भी हम साधारणतः अंकों की गणना में अंगुलियों का काफी इस्तेमाल करते हैं। अक्षरों की रचना करते समय भूभाग के अलग अलग क्षेत्रों पर मौजूद सभ्यता के अग्रणी विद्वानों ने लगातार संशोधन करते हुए इस बात पर जोर देते रहे कि किस तरह से प्रकृति में उपस्थित ध्वनि को ध्वनि संकेत अर्थात अक्षरों के माध्यम से सुसाध्य तरीके से व्यक्त किया जाए। इस प्रकार अलग अलग लिपि में अक्षर व अंकों की उत्पत्ति हुई, और जाहिर सी बात है कि इसको बनने में काफी समय लगा तथा अनेकों बार इसमें संशोधन भी हुआ। इन अक्षरों से शब्दों की रचना और शब्दों से मन के भाव को लिखित व चिन्हित रूप में व्यक्त करने की कला आरंभ हुई। अब यहाँ से मनुष्य को भाषा का ज्ञान हो गया था, जिसे मनुष्य की एक श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में समझा जा सकता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।